हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियोस। आज हम लोग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा काम में आता है। ये वाला टॉपिक अधिकतर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैब कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को ये समझने में बहुत दिक्कत होती है कि आखिर हमें यूएमएल डायग्राम्स या यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है। तो इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि यूएमएल एक मॉडलिंग लैंग्वेज है। ये कोई सिस्टम डिज़ाइन या डेवलपमेंट की मेथडोलॉजी नहीं है। मतलब इससे सिर्फ आप मॉडल्स बना सकते हैं या डायग्राम्स बना सकते हैं। इससे आप सिस्टम का एक्चुअल डिज़ाइन करने का या कोई डेवलप करने की कोई तरीका नहीं है। ओके, ये जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब आप सिस्टम्स में काम करते हैं तब अधिकतर यूज़ होता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स में ही ये काम आएगा, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएमएल के ओरिजिन पर। यूएमएल जो है वो 1980s के दौरान डेवलप होना शुरू हुआ था। उस समय पर कंप्यूटर के वर्ल्ड में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनने शुरू हो रहे थे, पर अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ ही इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइप की थिंकिंग थी, और इसी के लिए यहाँ पर लिखा है कि डिफरेंट डेवलपमेंट हाउसेज वर यूजिंग डिफरेंट नोटेशंस। मतलब जब भी आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हो तो ऑब्वियसली आप सीधे उसकी कोडिंग करना शुरू नहीं करते हो। आप उसके बारे में पहले कुछ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई डायग्राम्स बनाने से शुरू करते हो, ताकि आपकी टीम के सभी लोगों को आप क्या करना चाहते हो ये समझ में आ पाए। तो इसके लिए हर डेवलपमेंट हाउसेस जो थे वो अलग अलग टाइप के नोटेशंस यूज़ कर रहे थे उन डायग्राम्स को बनाने के लिए। और ये सारी मेथडोलॉजीज जो थी, जो अलग अलग दुनिया के कोनों में अलग अलग लोग यूज़ कर रहे थे, उनको हमने एक साथ टाई किया और यूएमएल 1990s के दौरान डेवलप हुआ। ये इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ तो अलग अलग हाउसेस जिस तरह के नोटेशन यूज़ कर रहे थे, अब अगर एक किसी इंडस्ट्री का कोई सॉफ्टवेयर किसी और के पास मेंटेन होने के लिए जाता है या टेस्ट होने के लिए जाता है, तो उन्हें वो नोटेशन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इन सभी को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत थी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या मेथडोलॉजी या हाउसेस जिनकी मैं बातें कर रही हूँ। तो ये कुछ मेजर हाउसेस थे जिन्होंने कुछ अपने नोटेशंस निकाले थे, ताकि सॉफ्टवेयर डेवलप होने के पहले उसके बारे में कोई एक प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए कोई डायग्राम बनाया जा सके। तो सबसे पहले जो पर्सन थे, ही वॉज जेम्स रामबो। उनकी जो मेथडोलॉजी सी थी उसका नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट है बूच की मेथडोलॉजी थी। नेक्स्ट है जैकबसन है ना, एवीआर जैकबसन करके है, उनकी मेथडोलॉजी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर एक ओडेल्स की मेथडोलॉजी थी और एक शेलर और मेलर की मेथडोलॉजी थी। तो इन 5 लोगों में से ये जो शुरू के 3 हैं, इन तीनों की ही मेथडोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है वो हम यूज़ करते हैं। ओडेल और शेलर मेलर की मेथडोलॉजी की बहुत ही कम चीज़ें इस यूनिफिकेशन में ली हुई थी। अभी हम देखते हैं कि ये सब किस तरह से डायग्रामेटिकली स्टैंड करते हैं। तो अगर OMT ये है, UML कुछ और है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ यूज़ कर रहा है और बूच की मेथडोलॉजी कुछ यूज़ कर रही है, तो इनका कुछ कॉमन पार्ट ऐसा था जो सभी में एक जैसा यूज़ हो रहा था, तो इसको एज इट इज़ अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा जो इनका बाहरी हिस्सा था जो कॉमन नहीं था, उसके लिए कुछ यूनिफिकेशन के या स्टैंडर्डाइज करने के कुछ नॉर्म्स डिसाइड हुए कि कुछ चीज़ें बुच की यूज़ हुई जो उसकी बेहतर थी, या फिर रामबो की यूज़ हुई, ओके, या जैकबसन की यूज़ हुई। तो इन सबको मिलाकर हमारा UML प्रिपेयर होता है। तो ये जो ब्लू वाला सर्कल दिख रहा है, दैट इज अवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसने OMT, बूच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन तीनों की मेथडोलॉजी को मिलाकर प्लस अपनी तरफ से कुछ एडिशनल स्टैंडर्डाइजेशन की चीज़ें लाकर इसको डिसाइड किया। अभी हम आगे देखते हैं UML एज अ स्टैंडर्ड। तो UML को ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने 1997 में अडॉप्ट किया था। ये मेजरली IBM इंडस्ट्रीज़ ने इसके यूनिफिकेशन पर काम किया था, और कई सारी इंडस्ट्रीज़ के एसोसिएशन से ये काम हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले इंडस्ट्रीज़ खुद से अपने आपस में काम करती थी, लेकिन जब उनका एक इंडस्ट्री का जो वर्क है वो दूसरी इंडस्ट्री के पास फॉर सम पर्पस लाइक फॉर मेंटेनेंस या टेस्टिंग के लिए जाता है, या वन प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड बिटवीन मोर देन वन इंडस्ट्रीज, इन दैट केस अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन वाज रिक्वायर्ड। ओके, और UML की एक और खास बात है कि ऑल्दो ये एक सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी है, लेकिन इसे आउटसाइड सॉफ्टवेयर वर्ल्ड भी यूज़ किया जाता है। सेम नेम से यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ये हिस्ट्री बताई गई है।
यूएमएल की। तो यूएमएल ये सारी मेथडोलॉजी को मिलकर कुछ कॉमन हमारे पास यहाँ पर मेथडोलॉजी आई और फिर यूनिफाइड मेथड 0.8 बनी। इसके बाद इसका डेवलपमेंट होता गया और स्टैंडर्डाइजेशन होता गया डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इसमें नई चीज़ें ऐड हुई या फिर कुछ और चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो डेप्रिकेट हुई। ओके तो अभी यूएमएल अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। यूएमएल एक मॉडलिंग लैंग्वेज है और इसके डायग्राम्स को प्रिपेयर करने के लिए कई सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ने अपने अलग अलग टूल बॉक्सेस प्रिपेयर किए हैं, जिसमें से वन ऑफ द फेमस टूल बॉक्स इज रैशनल रोज। तो IBM का रैशनल रोज जो है वो इन पूरे डायग्राम्स को सपोर्ट करता है। उस टूल को यूज़ करके आप ये सारे डायग्राम्स बना सकते हो। ऑल्दो रैशनल रोज एक फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारी कंपनीज जिन्हें अपना क्वालिटी अश्योरेंस करना होता है वो इस टूल्स को यूज़ करती हैं। कॉलेज में कई कॉलेजेस में रैशनल रोज यूज़ होता है, कई जगह पर जो फ्री टूल्स हैं स्टार UML वगैरह वो यूज़ होते हैं। कुछ लोग इनको अभी भी वर्ड या PPT इस तरह के किसी डॉक्यूमेंट्स में बनाते हैं। अभी UML मॉडल्स की हमें ज़रूरत क्यों है? ओके तो मॉडलिंग करना, जब भी मैं मॉडलिंग वर्ड बोलती हूँ तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा समझिए डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाने से हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म तैयार होता है। अगर मुझे एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आई है, सपोज मुझे एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स विल बी ह्यूज एंड मेरी अगर बहुत बड़ी टीम है तो वो सारी रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आ गई है या मेरे साथ 2-3 लोगों को समझ में आ गई है, लेकिन डेवलपमेंट में द होल टीम विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क। सो इन दैट केस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट या वर्क ऑन द सेम ग्राउंड्स एक मॉडलिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत है या डायग्राम्स जिससे हम अपने कंसेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएँ उसकी ज़रूरत है। तो ये जो हमारा UML है ये हमारे सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कैप्चर करता है। ओके और हमारे जो मॉडल्स हैं वो अलग अलग सिस्टम के एस्पेक्ट्स को बताते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे वाली स्लाइड्स में और देखेंगे। ओके सपोज मुझे एक घर को बनाना है ना, मॉडलिंग अ हाउस। सपोज आई वांट टू मेक अ हाउस जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ये मेरे मन में है ये पिक्चर कि द हाउस शुड लुक लाइक दिस, बट ये घर बनाने में आई विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क विथ एन इंजीनियर एंड ही विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क विथ अ कॉन्ट्रैक्टर एंड उसके अंडर बहुत सारे लेबर्स होंगे एंड सो ऑन एंड देयर विल बी डिफरेंट पीपल फॉर लाइक सपोज पेंट करने के लिए देयर विल बी डिफरेंट पीपल एंड फॉर फर्निशिंग देयर विल बी डिफरेंट पीपल। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए आई विल बी रिक्वायर्ड टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ डायग्राम। नॉट लाइक मुझे ज़रूरत नहीं है, बट द इंजीनियर विल क्रिएट द सिविल डायग्राम रिलेटेड टू इट। तो यहाँ से इसका सिविल एस्पेक्ट कवर अप होगा। उसके बाद अगर सपोज मुझे इस पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना है तो उसके लिए electrician will prepare a different kind of diagram in order to show the layout of how the electrical wires will run through the house. In the similar way, a plumber will require different set of layout. तो इस तरह से हम एक ही घर को अलग अलग व्यूज से देखेंगे और जब ये सभी व्यूज सक्सेसफुली वर्क करेंगे देन ओनली माई ड्रीम हाउस विल बी प्रिपेयर्ड। सो इट इज सिमिलर टू मॉडलिंग अ सॉफ्टवेयर। ओके सो व्हाई डू वी मॉडल हम क्यों करते हैं या फिर हम डायग्राम क्यों बनाते हैं? डायग्राम बनाने से हम चीज़ों को ज़्यादा आसानी से विजुअलाइज कर पाते हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस सा इसका रीज़न है। सेकेंड चीज़ है कि मॉडल हमें स्ट्रक्चर या बिहेवियर को दिखाने में हेल्प करता है। जब भी मैं डायग्राम बनाती हूँ तो मैं कॉन्क्रीट वे में किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में बात करती हूँ, है ना। अभी आपको पता होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर्स पे काम करती हैं एंड दे हैव मेनी क्लाइंट्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट कभी कुछ और रिक्वायरमेंट दे एंड यू मे प्रिपेयर समथिंग एल्स, या द क्लाइंट मे ऑल्सो बैक ऑफ कि आई हैव नॉट गिवन दीज रिक्वायरमेंट्स। तो इससे हमें हमारा स्ट्रक्चर और बिहेवियर स्पेसिफाई करने में हेल्प मिलती है। साथ ही में हम क्लाइंट से इस बात पर अग्री करते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर इट टू यू। ओके अभी मॉडल हमें एक टेम्पलेट देते हैं जो हमें गाइड करता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सिस्टम। जैसे हमारा ये घर का मॉडल था, तो अगर सिविल इंजीनियर ने ये वाला कोई डायग्राम बनाया है या ये कोई मैप बनाया है मेरे घर का, सो दिस विल गाइड डिफरेंट वर्कर्स। भले ही उसमें बाद में कॉन्ट्रैक्टर में चेंज या मोर देन वन कॉन्ट्रैक्टर्स या द वर्कर्स में चेंज, बट स्टिल दे विल वर्क ऑन द सेम काइंड ऑफ लेआउट या सेम टेम्पलेट टू कंस्ट्रक्ट दिस हाउस। तो इससे हमें एक टेम्पलेट मिलता है और जो हमारे मॉडल डॉक्यूमेंट्स हैं इससे हमें कई सारे डिसीजंस लेने में भी हेल्प मिलती है। ओके
तो यूएमएल डायग्राम्स के बारे में थोड़ा डीप में देखते हैं। यूएमएल डायग्राम्स जो हैं वो 5 डिफरेंट तरह के व्यूज सिस्टम के कैप्चर करता है ना। हमें वो घर वाले एग्जाम्पल से या हाउस वाले एग्जाम्पल से ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि सिर्फ एक ही डायग्राम बना के सभी लोग उस पर काम नहीं कर सकते। सिविल इंजीनियर को एक अलग तरह के डायग्राम की ज़रूरत होगी और प्लम्बिंग वाले को या इलेक्ट्रीशियन को या इंटीरियर डेकोरेटर को अलग टाइप के डायग्राम्स की ज़रूरत होगी, ताकि वो अलग अलग व्यूज़ ऑफ सिस्टम पर काम कर पाए। इंटीरियर डिज़ाइनर का काम है अंदर की चीज़ों को डिज़ाइन करना, तो ही विल ऑब्वियसली रिक्वायर द इंटीरियर डिटेल्स। सिविल इंजीनियर का काम है घर को एस्टैब्लिश करना, तो उसे एक अलग तरह का व्यू चाहिए होगा। तो उसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह के एस्पेक्ट होते हैं। तो हमारे यूएमएल में 5 तरह के व्यूज कवर होते हैं, 5 तरह के व्यू कवर होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्यूज का मतलब होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव या अलग अलग नज़रिया। सभी का सॉफ्टवेयर की तरफ देखने का नज़रिया अलग अलग होगा। एक कोडिंग करने वाले इंसान का जो नज़रिया है दैट विल बी टूवर्ड्स कोडिंग। एक सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने वाले इंसान का नज़रिया सिक्योरिटी वाला होगा। एक इंस्टॉलेशन या डिप्लॉयमेंट करने वाले जो टीम होगी उनका नज़रिया होगा हाउ द सॉफ्टवेयर विल डिप्लॉय। दैट इज़ वाई वी रिक्वायर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। अभी हम देखते हैं कौन कौन से व्यूज़ होते हैं। ये जो मैंने 5 व्यू बताए थे, अगर ये आपको याद नहीं भी रहते हैं तो कोई बात नहीं है, हम आगे जाके इन व्यूज़ के डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला व्यू होता है यूज़र का व्यू, मतलब यूज़र का नज़रिया। यूज़र को अंदर जो कोडिंग हुई है, अंदर जो सिक्योरिटी फीचर है, अंदर जिस तरह से डिप्लॉयमेंट हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो फर्स्ट व्यू इज़ यूज़र्स व्यू। सेकेंड व्यू इज़ स्ट्रक्चरल व्यू। स्ट्रक्चरल व्यू का मतलब है कि हाउ मेनी क्लासेज आर देयर एंड हाउ दीज क्लासेज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दिस इज स्ट्रक्चरल व्यू। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल व्यू। बिहेवियरल व्यू का मतलब है आप सिस्टम को क्या इनपुट दोगे तो उसे किस तरह से कम्युनिकेट करके क्या आउटपुट देना चाहिए। नेक्स्ट इज योर इम्प्लीमेंटेशन व्यू एंड नेक्स्ट इज योर एनवायरमेंटल व्यू। एनवायरमेंटल व्यू में हम देखते हैं ये अधिकतर डिप्लॉयमेंट व्यू की बात करता है कि जब आपका सॉफ्टवेयर एक्चुअली में डिप्लॉय होगा तो व्हाट विल द प्लेसमेंट ऑफ द सर्वर्स, what will be the placement of your database and how they are going to communicate. So these are the 5 views of the system. Okay, अभी हम ये सभी व्यूज को एक अगर डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारा यूज केस डायग्राम है जो यूजर का व्यू बताता है। यूज केस डायग्राम हमेशा आपके सिस्टम का सबसे पहला डायग्राम होता है। अभी यहाँ पर हर एक व्यू के हिसाब से उन डायग्राम्स को डिवाइड किया हुआ है। यूज केस डायग्राम ये सारे व्यूज बताता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चरल व्यू पे। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है हमारे सॉफ्टवेयर में किस तरह से डिविजन्स होंगे, मतलब पैकेजेस, क्लासेस, या अगर आपका सिस्टम फंक्शंस से बना हुआ है तो कौन कौन सी क्लासेस होंगी, हाउ द ऑब्जेक्ट डायग्राम विल लुक लाइक। सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम कम्स अंडर स्ट्रक्चरल व्यू। नेक्स्ट इज योर बिहेवियरल व्यू। बिहेवियरल जो है वो हमारा डायनेमिक व्यू होता है, मतलब आपका सिस्टम जब एक्चुअली में वर्क करेगा तो हाउ इट विल फंक्शन। तो पहला डायग्राम होता है हमारी फंक्शनिंग दिखाने के लिए सीक्वेंस डायग्राम, देन देयर इज कोलैबोरेशन डायग्राम, देन स्टेट चार्ट एंड एक्टिविटी डायग्राम। तो अधिकतर कॉलेज लाइफ में हमसे यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी, स्टेट चार्ट, सीक्वेंस डायग्राम और क्लास डायग्राम बनवाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल व्यू। तो एनवायरमेंटल व्यू में हमारे पास होता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम, मतलब जब आप सिस्टम को डिप्लॉय करोगे तो हाउ द सिस्टम्स लाइक वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम विच मे बी लाइक डेवलप्ड बाय यू और मे बी लाइक कुछ पार्ट आपने डेवलप किया हो और कुछ पार्ट जो है वो आपने थर्ड पार्टी का लिया हो, तो हाउ दैट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। एंड नेक्स्ट डायग्राम इज लाइक टाइप ऑफ व्यू इज इम्प्लीमेंटेशन व्यू, जो हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स बताता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हर डायग्राम का एक पर्टिकुलर पर्पस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक डायग्राम में जो चीज़ें बताई वही की वही आप दूसरी डायग्राम में बता रहे हो या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हर डायग्राम का एक पर्टिकुलर पर्पस है। आप जब भी यूएमएल डायग्राम्स पढ़ें तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि द सॉफ्टवेयर इज बीइंग डेवलप्ड बाय अ इंडस्ट्री विथ like huge amount of teams and many people involved in each of the teams. So every team will have a purpose in that particular software और उसके according they will require a particular view. अभी इसी को अलग तरह से बताया हुआ है. You can look at these diagrams in this way also. So it is just for reference. Then हम देखते हैं UML diagrams के बारे में. तो UML diagrams 2.0 जो diagrams हैं उसमें structural और behavioral diagrams को हमने divide किया है. स्ट्रक्चरल डायग्राम्स में ये सभी डायग्राम्स आते हैं. इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. हम उन्हीं डायग्राम्स को पढ़ेंगे जिनकी हमें ज़्यादातर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत होती है. तो ये डायग्राम आप सिर्फ देख सकते हैं. इसका बहुत ज़्यादा एज सच इतना यूज़ नहीं है. ये आपको थ्योरी एग्जाम में हेल्प कर सकता है अगर आपकी इसकी कोई एग्ज़ाम हो तो.
नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम्स। तो स्ट्रक्चरल डायग्राम में क्लास डायग्राम आता है जो हमें हमारे सॉफ्टवेयर में जो क्लासेस और उनके रिलेशनशिप्स हैं वो बताता है। यूएमएल स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के लिए बना हुआ तरीका है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी की ही यूज़ की गई हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस वगैरह को यूज़ नहीं करता है, बट स्टिल यू कैन हैव दीज डायग्राम्स इन द काइंड ऑफ लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें वो वाले कंपोनेंट्स को डाल सकते हो। फिर ये हमारे बिहेवियरल डायग्राम्स है। यूज़ केस डायग्राम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। देन दिस इज अ कोट। Okay, so UML is a large growing beast, but you don't need all of it in every problem you solve. So अभी मैंने कहा कि यहाँ पर 5 तरह के व्यूज़ होते हैं और इतने 9 तरह के डायग्राम होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सॉफ्टवेयर में इन सभी डायग्राम्स की ज़रूरत हो। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आपको कुछ व्यूज़ की ज़रूरत हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती है। पर कुछ व्यूज़ ऐसे हैं जो आपको हर तरह के सॉफ्टवेयर में काम में आएंगे, जिसमें से एक है यूज़ केस डायग्राम। Okay, so these are some frequently asked questions. So सारे डायग्राम्स की सबको ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर कोई सिंपल सिस्टम है तो यूज़ केस डायग्राम और क्लास डायग्राम्स और कोई भी एक इंटरेक्शन डायग्राम, मतलब एक्टिविटी या स्टेट चार्ट डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो। स्टेट चार्ट डायग्राम जो है, जब आपकी क्लासेस की बहुत ज़्यादा स्टेट्स हो तब आप उन्हें यूज़ करते हो, और डिप्लॉयमेंट डायग्राम आप तब यूज़ करते हो जब आपके इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर अपने आप में ही सपोज एक मोबाइल ऐप है जो किसी हार्डवेयर वगैरह को यूज़ नहीं कर रहा है अपार्ट फ्रॉम अ मोबाइल, तो उसमें आपको डिप्लॉयमेंट डायग्राम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। Okay, so this is one of the activities for you. So you can read about the history of these, and you can tell me the limitations and advantages of UML. You can write it in the comment section, and individually you can find out the current version of UML which is used and various tools which are used by various vendors. Always understand, टूल्स को यूज़ करने से हमें सिर्फ डायग्राम बनाने में हेल्प नहीं मिलती है, एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम में मूव करने में भी हेल्प मिलती है। तो टूल्स का पर्पस सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायग्राम बनाना नहीं होता है। जितने भी अच्छे टूल्स होते हैं, जैसे रैशनल रोज है आईबीएम का, तो ये टूल्स आपको हमेशा आपके एक डायग्राम में, सपोज मैंने यूज केस डायग्राम बनाया है, तो इट विल हेल्प मी इन क्रिएटिंग द नेक्स्ट डायग्राम विच कुड बी द एक्टिविटी और द स्टेट चार्ट डायग्राम्स। और जब आप कुछ लेवल तक इसमें डायग्राम्स बना लेते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन कोड जनरेशन एंड इन ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग द अदर व्यूज़। Okay, so these are the key diagrams in all. So this is all from my side regarding introduction to unified modeling language. मुझे लगता है कि इससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आप सोच रहे, अगर आप कुछ टाइम के बाद किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, so this will be the first thing which you will be required to understand in order to work in a software industry. So next we will learn about use case modeling in the next video. Thank you so much.